हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत के संविधान में भाग 5 भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज चर्चा की जाएगी। साथियों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। वह प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का दायित्व उसके हाथ में होता है। भाग 5 में राष्ट्रपति के भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्र का प्रमुख और एकता एवं अखंडता बनाए रखने का प्रतीक होता है। साथियों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसमें इतनी बातें बताई गई। इसका मतलब ये होता है कि भारत में केवल एक ही राष्ट्रपति होगा, उसमें कई राष्ट्रपति का आधार नहीं है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। साथियों, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, निहित होगी। मतलब इसका यह है कि जितने भी कार्य होंगे साथियों, चाहे वो वैदेशिक कार्य हों, देश के अंदर कार्य हों, जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अंतिम रूप से जैसा कि अगर कोई नियम विनियम बनाया जाता है संसद के द्वारा, तो वह अंतिम रूप से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। जैसा कि मैंने संविधान संशोधन वाले क्लास में बताया था। ये दोनों अनुच्छेद जितना जरूरी था बता दिया। मुख्य जरूरी है अनुच्छेद 54 और 55, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदार होता है? तो साथियों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों ये निर्वाचित शब्द को याद रखिएगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह निर्वाचित शब्द आया है। इसके मतलब ये है कि किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। साथियों, और ना ही विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत, भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य या विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। अब ये निर्वाचित तो मनोनीत कौन होगा? तो 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, लेकिन अब ये समाप्त कर दिए गए हैं, अब नहीं होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन होते थे। तो साथियों, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ ही राज्यों में, जैसे कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। साथियों, अगर विधान परिषद हर राज्य में होता तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की जरूरत थी? तो जो कि विधान परिषद का उत्साधन करना, उसका सृजन करना विधानसभा की शक्तियों के तहत निर्धारित है। वो संसद से अनुसमर्थन करके, सिफारिश करके इसका गठन भी कर सकता है अनुच्छेद 169 के तहत, और इसे उत्साहित भी कर सकता है। जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए, इसलिए विधानसभा को ही केवल इसमें अनुमति दी गई है। कुछ हमारे संविधानविदों का कहना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा कराया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट कराया जाएगा तो जो कि राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक रूप से प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, और अगर हम जनता के द्वारा उसको डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे तो उसके तो पहले चीज़ तो काफ़ी खर्चे आएंगे, दूसरे चीज़ काफ़ी समय लगेगा, संसाधन ज़्यादा लगेगा, और फिर भी अगर हम उन्हें शक्ति बराबर नहीं देते हैं तो जनता के साथ अन्याय होगा। तो साथियों, दूसरी बात कि अगर जनता के माध्यम से डायरेक्ट चुनाव करवाया जाता तो राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में विवाद होना लाजमी था। यदि वो अलग अलग दल के होते, एक ही दल के होते तो शायद न होता, लेकिन हो सकता है अलग अलग समय में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट चुनाव कराया गया।
और इनमें राज्यों का प्रतिनिधि बराबर हो, तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लोगों को इसमें निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब विधानसभा का निर्वाचन का अधिकार देने के पक्ष में कुछ हमारे संवैधानिक जो बुद्धिवत्ता थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन तब ये कहा गया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के ही केवल सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, तो इससे भारत के समस्त राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर राष्ट्रपति करेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुमत जिसका होगा उसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार होगी वो अपना राष्ट्रपति बनाएगा। इसलिए अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जहां क्षेत्रीय दल कार्य कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व नग्न हो जाएगा और राष्ट्रपति उनके प्रति जवाबदेही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन अगर विधानसभा के लोगों को, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए जब इसमें शामिल किया गया चुनाव में, तब उसका प्रतिनिधित्व दिखता है। वर्तमान में अलग अलग राज्यों के, चाहे वो दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तर भारत हो, गुजरात हो, राष्ट्रपति इनका भी मत प्राप्त करता है और इनका भी मत प्राप्त करता है, उत्तर का ही मत प्राप्त करता है। अब इनकी जवाबदेही बढ़ जाती है और इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी दल का नहीं होना चाहिए, किसी दल का नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है साथियों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यह आप लोगों को याद हो जाना चाहिए और यह भी याद रहना चाहिए कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, यह आपको पता होना चाहिए। अब अनुच्छेद 55 में कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 54 में तो बता दिया है कि निर्वाचन है, लेकिन तरीका नहीं बताया गया है। तरीका 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि किस तरह से वोट पड़ेगा। साथियों, ये तो बता दिया गया कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, लेकिन उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, उसका मत देने का मत मूल्य क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ पार होने वाली है तो उनका मत मूल्य, और जब सिक्किम में जनसंख्या 1 लाख भी नहीं पहुंच पा रही है तो उसका मत मूल्य क्या बराबर होगा? तो साथियों, इसी को ध्यान में रख करके जो मत प्रणाली का आधार दिया गया है कि सभी राज्यों के वोट वैल्यू बराबर हों, तो साथियों विधानसभा का यानी MLA यानी विधायक यानी निर्वाचित, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के ये MLA हैं और उत्तर प्रदेश में 403 MLA हैं। अब इनका वोट वैल्यू निकालना है तो साथियों उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या बटा
कुल निर्वाचित विधायक गुणे 1/1000, इसे लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति पढ़ना, राष्ट्रपति को समझना जितना आसान है, उतना ही विधिवत तरीके से अगर उनके निर्वाचन पद्धति को भी समझ जाओगे, साथ ही उनके उत्तरदायित्व को समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको झेपना नहीं पड़ेगा। जब भी बाहर निकलेंगे खुशी से निकलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मान लीजिए 24 करोड़ जनसंख्या है, बटा 403 गुणे 1/1000। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश का जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी बनी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक विधायक का वोट वैल्यू 208 था। 208 वोट वैल्यू लेकर के विधायक ने, उत्तर प्रदेश के विधायक ने मत दिया था। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का या किसी भी राज्य का यही फार्मूला है, यानी राज्य का कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक गुणे 1/1000, ये आपका राज्य का मत मूल्य निकल आएगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? एमपी यानी सांसद, यानी निर्वाचित सांसद। तो कितने हैं? तो निर्वाचित सांसद 545 और 245। 245 में 12 निकाल दीजिए तो लगभग 3 और 2, 233, लगभग 232 पे इस समय वोट वैल्यू हुआ है। वैसे होता 238 पे है, क्योंकि 250 सीटें राज्यसभा की हैं, जिसमें 12 मनोनीत होती हैं और 5 इस समय खाली है। तो जो बच रहा है 245 में ही निकाल करके 233-32 के आसपास आ रहा है। तो जितने दोनों मिला करके हो गए, इसमें कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायकों की संख्या बटा कुल सांसदों की संख्या। सांसदों की संख्या। अब साथियों, यहाँ पे जो कुल विधायक दिया गया है, हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, उनके सारे विधायक और दिल्ली और पांडिचेरी के सारे निर्वाचित विधायक बटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद से विभाजित किया जाएगा, और जो मत आएगा वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक सांसद का मत मूल्य होगा। अब ये तो मान लीजिए निकल आया। चलिए, एक राज्य का किसी का 208, जिसे उत्तर प्रदेश का था, आ गया। इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी वोट वैल्यू निकल आया। अब ये देंगे कैसे? कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो कैसे देंगे कि हम आपको वोट देंगे, इनको नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्रक्रिया अलग है। वो कैसी प्रक्रिया है साथियों, नोट करते चलिएगा, बहुत काम की चीज़ है। और आप लोग भी अंदर ही अंदर सपना देखते रहिएगा, एक दिन आप भी इस पद पे जा सकते हैं हिंदुस्तान में। अब वोट कैसे देंगे? मान लीजिए कि कोई 4 व्यक्ति
4 व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में आया। एक्स वाई जेड, 3 ले लीजिए, अभी एक्स वाई जेड ले लिए हैं तो अब क्या करें। 3 व्यक्ति मैदान में आए। पहले चीज तो एक व्यक्ति किसी भी एक्स व्यक्ति है, अब इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले इनके पास में 15,000 रुपया होना चाहिए, जो जमानत राशि है। जमानत राशि है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि 50 सदस्य हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव करें और प्लस 50 सदस्य इनका अनुसमर्थन करें। अनुसमर्थन करें यानी कितने व्यक्ति हो गए? 100 व्यक्ति। एक प्रत्याशी के लिए 100 व्यक्ति होने चाहिए। तो टोटल हिंदुस्तान में कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो टोटल हो सकते हैं 5। भाई 545 हैं इस समय, तो 5 ही अधिकतम इस समय प्रत्याशी हो सकते हैं। तो 5 ले लेते हैं हम, चलो अधिकतम ले लेते हैं 5 व्यक्ति, ए, एक्स, वाई, जेड और बी, ये 5 समझ लिए प्रत्याशी हैं। तो ऐसे सबके लिए लागू होगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुल वैध मत का, कुल वैध मत का 1/6% अगर वोट नहीं पाए तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी एक्स वाई जेड की, यानी ए बी, इनको भी शामिल कर लीजिए। ये तो रही कि कैसे वो प्रत्याशी बनेंगे। अब प्रत्याशी भी 5 व्यक्ति बन गए, ए बी एक्स वाई जेड। लेकिन प्रत्याशी बनने के बाद अब इनको कैसे वोट दिया जाएगा? तो साथियों, सांसद जितने होंगे, विधायक जितने होंगे, वोट देने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, वो सबको वोट देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि लो तुम भी ये ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसा नहीं है। ये कहेंगे कि देखो भाई, हम वोट तो खैर सबको देना ही है, लेकिन हमारी हायरार्की में कौन होगा, मेरी प्राथमिकता में कौन होगा। तो मान लीजिए कि कोई का व्यक्ति है और का व्यक्ति के सामने ए बी, अब ए बी सी नहीं है भाई, ए बी एक्स वाई जेड, ये 5 व्यक्ति हैं और का महोदय को मत इन्हें देना है। लेकिन इनको ए बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बी पसंद हैं। तो ये कहेंगे मेरी पहली प्राथमिकता है बी, दूसरी है एक्स, तीसरी है वाई और चौथी है जेड और 5वें पे हैं ये, जो कि का महोदय ए को तो पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो कि मत तो सबको देना है, हायरार्की में देना है, तो इनके हायरार्की में 5वें नंबर पर हैं ये। यही मान लीजिए कोई खा व्यक्ति है और खा व्यक्ति को पसंद आए जेड, तो ये क्या करेंगे कि जेड के आगे 1 लिखेंगे, फिर ए पसंद आए इनको 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो साथियों, नाम के आगे 1 2 3 करके
प्राथमिकता के आधार पे वोट दिया जाता है। तो अब इसमें से जिसका पहले राउंड में, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें से जिसको पहले राउंड में 50% +1 मत मिल गया, मान लीजिए 1000 वोट है, 1000 वोट है, तो 1000 को 2 + 1 टोटल 501। जिसको 501 वोट प्राप्त होगा वही राष्ट्रपति बनेगा और इतना लाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पहले राउंड का चुनाव हुआ और पहले राउंड का 1 नंबर पाने वाला कोई भी विजयी नहीं हुआ, क्योंकि 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो सबको वोट मिला, तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, यानी कि 50% +1 किसी को नहीं मिला। तो अब क्या किया जाएगा? तो साथियों, जब ऐसी स्थिति आती है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब मान लीजिए कि पहले राउंड के चुनाव में 1 नंबर पाने वाले ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, X, Y, Z। अब पहले राउंड में इनको मिला 12% वोट, बी को मिला 36% वोट, और इनको भी ऐसे ही मिला 12, 14 या 36। 36 दूना 72 और 12 दूना 24। इनको मिला 6%, 4% पहले राउंड में ये पाए। लेकिन जब देखा गया कि सबसे कम Y पहले राउंड का पाए हैं, तो Y को बाहर करके ख़त्म कर दिया गया, ये प्रतिद्वंदिता से बाहर निकल गए। अब बचे 4 लोग। अब देखा जाएगा कि Y को 1 नंबर जो मिला उसे हटा दिया गया। अब 2 नंबर के बाद में जब Y को दिया गया था पहले में, तो किस महोदय ने 2 नंबर पे किसको दिया था इसके बाद? तो अगर 2 नंबर पे A को दिया गया तो कितना % मिला? तो 12% 2 नंबर पे A को पाया गया था, तो यहाँ पे 12% जुड़ गया। और देखा गया कि C को 4% मिला था, तो सॉरी X को 4% मिला था, तो यहाँ पे 4% जुड़ गया। और B को 2% मिला था, तो यहाँ पे 2% जुड़ गया। ऐसे करते करते समझ में ये आया कि अब Z का हो गया है 42% और B का हो गया है 38%। अब यहाँ पे सबसे कम किसका है? X का। X के पास है 16% और A के पास है 24%, तो अब X खत्म हो जाएंगे। अब कौन कौन बचा? अब बचे हैं A, B और Z। इनके पास में 42% मत हो गया है पहले राउंड का, और इनके पास 38% मत है। तो देखा जाएगा कि X का कितना किस पे जा रहा है। तो देखने में आया कि X को पहले राउंड को छोड़ करके जो Z की जो प्राथमिकता थी वो पाए मात्र 2%। तो 2% इनमें जुड़ा और 7% इनमें जुड़ा और बाकी 6% इनको जुड़ा। अब इनका हो गया 30% पहले राउंड का, और इनका बन गया जाकर के 8 7 15 45% पहले राउंड का, और इनका हुआ 44%। अब नंबर 1 पर B निकल गए, नंबर 2 पर आ गए Z, फिर नंबर 3 पे A है 30% के साथ। तो साथियों अब ये समाप्त हो जाएंगे। अब देखा गया कि नंबर 1 पे 45% के साथ में B है
और 44 के साथ ए हैं। लेकिन जैसे ही ए गायब हुआ तो देखने में ए आया कि 14% ए नंबर पे वोट पा गए जेड। अब इनका टोटल हो गया 58% वोट। अब इनके पास मात्र जुड़ा 3%, तो इनके पास हुआ कितना, इनके पास में टोटल का बचाव केवल 42% टोटल वोट का, क्योंकि 2 ही लोग मैदान में रह गए, तो इनकी हायरार्की में इनका बढ़ गया। तो साथियों, यहाँ पे बताने का केवल मतलब इतना है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अगर बहुमत नहीं आया है तो ये साबित नहीं होता कि कौन व्यक्ति जीतेगा। जो कहो पहले राउंड में 4 नंबर पे रहा हो चुनाव वो जीत जाए, और पहले राउंड में जो पहले नंबर पे रहा हो वो चुनाव हार जाए। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरह का मत प्रणाली के आधार पे होता है, और जेड यहाँ पे 58% वोट के साथ विजयी हो जाता है, और बी फिर टोटल वोट का 42% पा करके सेकंड पे रह जाता है, और बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे विजेता हुए जेड और उप विजेता हुए बी, बाकी लोगों का नाम गोल। तो ये रहा चुनाव की पद्धति। अब आता है इनका कार्यकाल। साथियों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, कोई सुझाव हो वो भी दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाइए। आगे चलते हैं। अब इनका कार्यकाल अनुच्छेद 56 में कार्यकाल बताया गया है। साथियों, प्रथम दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। इसके पहले यदि वो चाहे तो उपराष्ट्रपति महोदय को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। और उपराष्ट्रपति महोदय ये जानकारी तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि संविधान का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो महाभियोग लगेगा। संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो महाभियोग चलेगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया मैं अभी आगे बताऊंगा। भाई इतना समझिए कि त्यागपत्र दे सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, और यदि कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो पद से हट सकता है। बाकी कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में उनके जो लाभ का पद है वो नहीं होगा, और इनका जो वेतन आदि है, वेतन आदि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई
परिवर्तन नहीं होगा। साथियों इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनः निर्वाचन की पद्धति अब पुनर्निर्वाचन की पद्धति, तो साथियों हमारे संविधान में तो तत्कालीन रूप से न तो यही कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार। प्रथम बार 1952 से 1957 और दूसरी बार 1957 से 1962। तो 2 कार्यकाल इन्होंने संभाला। तीसरे कार्यकाल के लिए भी संविधान मौन है, संविधान मौन है। तो साथियों इससे माना जाता है कि अगर तीसरे कार्यकाल का भी कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो बन सकता है हिंदुस्तान में। लेकिन अमेरिका के संविधान में, जब अमेरिका के संविधान से तुलना किया जाए, अमेरिका के संविधान से तुलना किया जाए तो पहली चीज़, हमारे हिंदुस्तान में अगर आप नागरिक हैं भारत के, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जन्म से नागरिक होना चाहिए। जन्म से नागरिक हो गए अमेरिका में तभी राष्ट्रपति बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। और अधिकतम 2 बार बन सकता है कोई व्यक्ति, अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 बार। लेकिन भारत में कई बार बन सकते हैं। तो वहीं पे भारत में 2 से अधिक बार भी हो सकता है कोई राष्ट्रपति, अधिक बार भी हो सकता है। अब साथियों जब कभी अमेरिका से तुलना होगा तो वहां पे जन्म से, और भारत में केवल नागरिक, ये अमेरिका में है और ये भारत में। तो 2 से अधिक बार भारत में हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल 2 बार, केवल 2 बार। अब आते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होगी। पहली चीज तो आप भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा चीज उम्र 35 पूरा कर चुका हो। पैंतीस का हो चुका हो, उम्र 35 का हो चुका हो। और तीसरी बात
लोकसभा में निर्वाचन के योग्य हो, निर्वाचन के योग्य हो। अब साथियों, ये 3 मानक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए 3 मानक होने चाहिए, लेकिन कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। साथियों, भारत के संविधान में लाभ के पद कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं अलग अलग रूप में सामने आती रहती हैं। तो क्या किसी को मंत्री होना कोई लाभ का पद है? नहीं। यदि आप कहीं के राज्यपाल हैं, यदि आप विधायक हैं, यदि आप सांसद हैं, यदि आप मंत्री हैं, तो ये लाभ का पद नहीं होगा, लाभ का पद नहीं है। हाँ, यदि आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, यदि आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यहां से आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। पूर्व पद से त्यागपत्र देना होगा या पुनः रिक्त मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। आप ये मान लिया जाएगा कि अगर आप पहले से कहीं के राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो जैसे ही आप राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो या तो आप पहले ही त्यागपत्र दे चुके होते हैं और या तो वो पद रिक्त मान लिया जाता है कि आपने वो पद स्वतः छोड़ दिया है, क्योंकि सर्वे सर्वा होना अपने आप में दिखाता है कि आप दूसरा सब पद छोड़ चुके हैं। तो साथियों, इनकी योग्यता में ये है। और शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। शर्तें 59 में है शर्तें। तो राष्ट्रपति के लिए शर्तें हैं कि लाभ का पद ना हो, दूसरी चीज़ें कि इनको बिना किराया दिए, बिना किराया दिए मकान मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और जब तक ये पद पे रहेंगे, कोई पद पे रहते हुए कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। तो ये तो रही इनकी शर्तें। अब मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति जो पूर्व हो जाता है, उसका पद समाप्त हो जाता है और फिर भी वो जीवित है, तो क्या होगा? तो साथियों, उनको भी कार, उनको भी कुछ भत्ते, पेंशन और सिक्योरिटी गार्ड, फ़ोन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था दिया जाता है। और यदि राष्ट्रपति नहीं रह जाता है तो उसके आश्रित परिवार को, यानी पत्नी को, जितना पेंशन उपराष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति को मिलता था, उसके आधा पेंशन और सारी सुविधाएं भी उनको मिलती रहती हैं। अब कोई राष्ट्रपति बनता है तो शपथ भी लेता है। तो अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। वो शपथ लेता है कि मैं अमुक, अमुक का मतलब है जो नाम हो, जैसे मेरा नाम प्रहलाद है, तो मैं
शपथ लेता हूं कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। भेदभाव नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं होता, यानी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा और गोपनीयता को बनाए रखूंगा। गोपनीयता को बनाए रखूंगा। तो ये शपथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति लेता है। तो साथियों, ये ध्यान रहे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ अलग अनुच्छेद में है और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं अनुसूची 3 के तहत। तो ये सब ध्यान रखिएगा, वो आगे बताऊंगा। अब आता है महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगता है? महाभियोग जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे, यानी साबित कदाचार और संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन जब करेंगे, संविधान का उल्लंघन, जब संविधान का उल्लंघन होगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया होगी कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। तो कैसे पारित होगा? मान लीजिए कि लोकसभा में लाया गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लग के हटाया जाए, तो जितने सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित समर्थन होना चाहिए और इसके बाद 2/3, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा फिर इस पर विचार करेगा और इसमें राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, वो चाहे अपना स्वयं जाए या अपना कोई प्रतिनिधि भेजे। यदि राज्यसभा को जब वो खोज जांच करेगा और जांच में पाएगा कि जो लोकसभा में पास किया गया है कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति ने किया है, यह सही है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। और जब राष्ट्रपति हटता है तो जितना इस राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो काम कर चुका होता है वो समाप्त नहीं होता, उसे मान्यता मिली ही रहती है राष्ट्रपति की ही भांति। और यदि पाता है कि नहीं, उल्लंघन नहीं हुआ है, तो यहीं पे महाभियोग का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति की आज समाप्त हो जाती है, वो राष्ट्रपति बना रह जाता है। यहीं पे एक बात और आता है कि यदि राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसे कौन देखेगा? तो यदि राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय देखता है।
उच्चतम न्यायालय देखता है और उसका ही निर्णय अंतिम होता है। अंतिम होता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं, अचानक से राष्ट्रपति के पद रिक्त होना, हो सकता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो, त्याग पत्र के द्वारा या महाभियोग के द्वारा या मृत्यु आदि के द्वारा। यदि पद रिक्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो साथियों, यदि पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और यह चुनाव जो होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। लेकिन तब तक के लिए क्या होगा? तो साथियों, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वही शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त थीं। यानी तब वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। उसको वही वेतन मिलेगा, वही भत्ते मिलेंगे, सारी सुविधाएं वही मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती थीं। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन रहेगा? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जाता। अब यह प्रश्न आता है, मान लीजिए ये भी ना हो तब कौन करेगा? ये भी ना हो तब कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और तब तक 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियाँ। और मैं अपने क्लास को समाप्त करूं उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए। आपका सहयोग हमारा समर्थन होगा। यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।